अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल मीडिएटर्स के बारे में। देखें, अब तक हम एक्यूट इन्फ्लामेशन कर चुके हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन में होने वाली तमाम तर चेंजेस, चाहे वो वेजल्स के अंदर हो रही थी या फिर सेल्स में चेंजेस आ रही थी, उन तमाम चेंजेस के पीछे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कीमोटैक्सिस की बात करें तो कीमोटैक्सिस में हमने कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि देयर आर सम कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस विच हेल्प्स इन कीमोटैक्सिस। इसी तरह अगर वेजोडाइलेशन है या वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन है या वेगोसाइटोसिस है, वॉट एवर द चेंजेस अकर्स इन द बॉडी ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन, तो वो तमाम इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के पीछे या जो चेंजेस हो रही थी उनके पीछे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि उनको इनिशिएट करवाते हैं और उनको रेगुलेट करवाते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम केमिकल मीडिएटर्स कहते हैं। तो इसके अंदर हम केमिकल मीडिएटर्स वो पढ़ेंगे जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर हेल्प आउट करते हैं। देखें, केमिकल मीडिएटर्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। नंबर 1 इज़ सेल ड्राइव्ड एंड नंबर 2 इज़ प्लाज्मा ड्राइव्ड। केमिकल मीडिएटर्स अगर सेल में से बने और सेल में से निकलें तो हम उसको सेल ड्राइव्ड के अंदर कंसीडर करते हैं, और वो केमिकल मीडिएटर्स जो कि प्लाज्मा में मौजूद हैं और प्लाज्मा में बने और उसमें से निकलें तो हम उसको प्लाज्मा ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर्स कहते हैं। सबसे पहले हम सेल ड्राइव्ड को देख लेते हैं। देखें, सेल ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। एक होते हैं प्री फॉर्म्ड, जो कि पहले से सेल में मौजूद होते हैं और जब भी ज़रूरत होती है इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर ये आ जाते हैं। और दूसरे होते हैं न्यूली सिंथेटिक, वो फ़ौरन से बनते हैं कुछ रिएक्शंस की मदद से और वहाँ पे हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं। तो जो पहले से मौजूद होते हैं सेल में उनको प्री फॉर्म्ड सेल ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर्स कहा जाता है। और जो नए से बने वहाँ पे किसी की मेटाबॉलिटीज़ की सूरत में, किसी रिएक्शन की सूरत में जो फ़ौरन से वहाँ पे न्यू बने और अपनी जो है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर हेल्प करें, तो उसको हम न्यूली सिंथेटिक सेल ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर्स में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले प्री फॉर्म्ड के अंदर आप एक ही चीज़ याद रखें, दीज आर द वेजो एक्टिव अमाइंस। मतलब दीज आर द अमाइंस विच एक्टिवेट द वेजल्स। एक्टिवेट द वेजल का मतलब है टू डायलेट द वेजल्स। ठीक है, तो वेजो एक्टिव अमाइंस का काम क्या है? ये वेजल्स को डायलेट करते हैं या डायलेशन ऑफ द वेजल्स करवाते हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे वेजो डायलेशन होगी तो वहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ द वेजल्स भी इंक्रीज़ होगी। तो इनका दो काम है, एक तो वेजो डायलेशन करवाते हैं, ऊपर से परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करवाने के पीछे भी इनका ही हाथ होता है। वेजो एक्टिव अमाइंस में एग्जाम्पल के तौर पर आप 3 एग्जाम्पल याद रखें, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड ब्रेडिकाइनिन। ये तीनों ही अमाइंस हैं। देखें, हिस्टामाइन इज़ अमाइन, सेरोटोनिन का दूसरा नाम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन है, और ब्रेडिकाइनिन समहाउ कंफ्यूजिंग, ये आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या कर रहा है। बेसिकली इट इज़ फ्रॉम द काइनिन सिस्टम, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिकली है तो ये काइनिन सिस्टम का ही प्रोडक्ट, लेकिन क्योंकि ये सेल में से निकलता है और प्री फॉर्म्ड होता है तो हमने इसको यहाँ पे रखा है। ब्रेडिकाइनिन का काम पेन के अगेंस्ट होता है, इट मीन्स कि इट रिड्यूसेस द पेन। दूसरा होता है न्यूली सिंथेटिक, वो जो मैंने आपको बताया जो नए से बने और हेल्प करें रिएक्शंस में। इसमें से 3 आप प्रोडक्ट्स याद रखें, एक आर्किडोनिक एसिड मेटाबॉलिटीज़ है, दूसरा प्रोडक्ट्स ऑफ लिकोसाइड्स है, और तीसरा ऑक्सीजन ड्राइड फ्री रेडिकल्स है। अब आपसे वो BCQs इस तरह पूछेंगे, जैसे अगर वो हिस्टामिन के बारे में अगर BCQ पूछना चाहें तो वो इस तरह पूछते हैं कि भाई हिस्टामिन कौन सा केमिकल मीडिएटर है, सेल ड्राइव्ड है, यहाँ तक भी नहीं, ये भी पूछ सकते हैं कि प्री फॉर्म्ड सेल ड्राइव्ड है या न्यूली सिंथेटिक सेल ड्राइव्ड है, और हिस्टामिन क्या करवाता है, उसका काम क्या है। इसी तरह के कुछ BCQs निकलते हैं। तो न्यूली सिंथेटिक में सबसे पहले हम आर्किडोनिक एसिड को देख लेते हैं। आर्किडोनिक एसिड मेटाबॉलिटीज़ में कम से मुराद ये है कि जब आर्किडोनिक एसिड टूटेगा उसमें से जो मेटाबॉलिटीज़ निकलेंगी
वो हेल्प करवाती हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, जिसको हम एक एक को अलग करके पढ़ेंगे बाय मीन्स ऑफ देयर फंक्शन। देखें, आर्किडोनिक एसिड मेटाबॉलिटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आर्किडोनिक एसिड को समझना ज़रूरी है। आर्किडोनिक एसिड बेसिकली एक 20 कार्बन चेन फैटी एसिड है, जिसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इसका दूसरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। ये कहाँ पे होता है? ये सेल मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल अटैच होता है। जो हम सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड बायलेयर के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे बिल्कुल अटैच्ड होता है। और वहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम फास्फोलाइपेज A2 कहते हैं। ये एंजाइम जब भी ज़रूरत होती है इसकी मेटाबॉलिटीज़ की इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, ये एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेट करता है आर्किडोनिक एसिड को और फ्री करता है उसे सेल मेम्ब्रेन से जो उसके साथ अटैच था। ठीक है, जैसे ही फ्री होता है तो वो आगे आके आर्किडोनिक एसिड मज़ीद अपने मेटाबॉलिटीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे उसके पीछे दो एंजाइम्स होते हैं, एक साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है, दूसरा लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम है। जब मेटाबॉलिटीज़ साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के थ्रू टूटें और उस जो आर्किडोनिक एसिड में जब आर्किडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के थ्रू टूटे इनटू इट्स मेटाबॉलिटीज़, तो वो अलग पाथवे इख्तियार करता है जिसको हम साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे कहते हैं, और ये अलग प्रोडक्ट्स देता है। और वही आर्किडोनिक एसिड जब लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम के थ्रू टूटे इनटू इट्स मेटाबॉलिटीज़, तो वो अलग पाथवे इख्तियार करता है जिसको हम लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे भी कहते हैं। सबसे पहले हम साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को देख लेते हैं इन डिटेल। देखें, इसको हम कॉक्स पाथवे भी कहते हैं, इसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे भी कहते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे में सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। यही वजह है कि उसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे भी कहते हैं। देखें, प्रोस्टाग्लैंडिन अगेन फिर थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टासाइक्लिन में कन्वर्ट होता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे कि इनका काम क्या है और किस तरह ये वाया साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम किस तरह आके इन पे जो है वो इनको तोड़ता है। देखें, प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे जैसे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर दिखाया गया है कि सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, फिर ये थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट होता है और प्रोस्टासाइक्लिन में कन्वर्ट होता है। यही वजह है इसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे कहते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन का दूसरा नाम प्रोस्टाग्लैंडिन I2 भी है। यहाँ पे थोड़ी सी इसको मैंने कोशिश की है कि आपको समझाएं। देखें, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 सबसे जो बना, ये कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 तीन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। ऊपर जो एरो जा रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 और थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टासाइक्लिन में, जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन I2 भी कहते हैं। अब इनके काम क्या क्या हैं, हम काम वाइज भी इसको देख लेते हैं। देखिए, जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है वो पेन को रिड्यूस करवाने में हेल्प करता है, फीवर को रिड्यूस करवाने में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन D2 वेज़ोडाइलेशन करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा जो भी इसी का प्रोडक्ट है वो वेज़ो कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जिसको हम प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं, ये वेज़ोडाइलेशन में और प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करने में हेल्प करता है। जबकि थ्रोम्बोक्सिन जो कि दोनों ही एक साथ बनते हैं फ्रॉम प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से, वो बिल्कुल ही प्रोस्टासाइक्लिन या प्रोस्टाग्लैंडिन I2 के अपोजिट काम करता है, मीन्स थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है? प्रोस्टासाइक्लिन के अपोजिट काम करता है। जहाँ पे प्रोस्टासाइक्लिन वेज़ो डायलेशन करवा रहा था, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 वेज़ो कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है, और थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट एग्रीगेशन को इन द अपोजिट ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन बढ़ाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि आपको थोड़े माइन्यूट लेवल पे फंक्शन वाइज आना चाहिए। अच्छा, जो दूसरा पाथवे है दैट इज़ लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे। क्योंकि लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट होता है इनटू इट्स मेटाबॉलिटीज़, तभी हम इसको लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे कहते हैं। और इसका दूसरा नाम ल्यूकोट्राइन्स पाथवे है, बिकॉज इसके प्रोडक्ट्स में सिर्फ ल्यूकोट्राइन्स ही बनते हैं। अब ल्यूकोट्राइन्स में ल्यूकोट्राइन्स B4, ल्यूकोट्राइन्स C4, ल्यूकोट्राइन D4 और ल्यूकोट्राइन E4 कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। इसको मैंने ल्यूकोट्राइन B4 को अलहदा इसलिए किया है बिकॉज ये आपको याद होगा कीमोटैक्सिस के अंदर मीडिएट करवा रहा था, मतलब कीमोटैक्टिक सब्सटेंस है, मतलब दिस हेल्प्स इन कीमोटैक्सिस।
और प्लस जो ल्यूकोट्राइन C4, D4 और E4 है, ये तीनों अलहदा इसलिए किए हैं बिकॉज ये एनाफाइलैक्सिस के अंदर हेल्प करते हैं। इसको आप याद रखिएगा, इसको SRSAs भी कहा जाता है। इट मीन्स कि स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, और ये BCQs भी आ सकते हैं इससे। जो दूसरी प्रोडक्ट है जो कि सेल ड्राइव्ड है और न्यूरो सिंथेटिक है, वो है प्रोडक्ट्स ऑफ ल्यूकोसाइड्स। मीन्स कि ल्यूकोसाइड्स चेंजेस के बाद कुछ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। उन प्रोडक्ट्स में से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्फ्लामेशन के अंदर हेल्प करती हैं? इसमें साइटोकाइन्स एक प्रोटीन है जो कि जिसका मेनली नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और दीगर बहुत एक ये प्रोटीन है और इसकी जो है वो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन इसमें से भी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरफेरॉन गामा, ये 3 ऐसे हैं जो कि इन्फ्लामेशन के अंदर काम करते हैं। तो हम सिर्फ उनको देखेंगे। इन्फ्लामेशन में भी मेनली ये फीवर को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं। दूसरे कीमोकाइंस हैं। कीमोकाइंस में भी इंटरल्यूकिन 8 और PF4। इसमें इंटरल्यूकिन 8 आपको याद होगा, ये भी अगेन कीमोटैक्सिस के सब्सटेंसेस के अंदर हमने देखा था और ये कीमोटैक्सिस करवाने में हेल्प करता है। और दूसरा प्रोडक्ट्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स में प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और लाइसोसोमल कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जो थर्ड पॉइंट और थर्ड जो है वो न्यूली सिंथेटिक सेल ड्राइव्ड मीडिएटर्स कौन से हैं? ये हैं ऑक्सीजन ड्राइव्ड फ्री रेडिकल्स। जैसे हम फेगोसाइटोसिस के अंदर ऑक्सीजन डिपेंडेंट रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो उसमें से जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो तमाम इसके अंदर दिए गए हैं। देखें, ऑक्सीजन मेटाबॉलिटीज़ के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, एनॉइन जो हमने पढ़ा था, और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये कुछ ऑक्सीजन में से निकले हुए मेटाबॉलिटीज़ हैं या फ्री रेडिकल्स हैं जो कि इन्फ्लामेशन में बतौर बैक्टीरियोसाइडल, जो हम पहले से कर चुके हैं, वो हेल्प करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द सेल मीडिएटर्स विच वॉज ड्राइव्ड फ्राम द सेल्स। ठीक है, अब है प्लाज्मा ड्राइव्ड। देखें, प्लाज्मा में से जो बने और प्लाज्मा में से निकले उनको हम प्लाज्मा ड्राइव्ड सेल मीडिएटर्स कहते हैं। और इनमें से 4 सिस्टम बड़े कॉमन हैं। वो 4 सिस्टम हैं तो बहुत बड़े वसी, लेकिन उन चारों सिस्टम में से कुछ कंपोनेंट्स हम देखेंगे जो कि हेल्प करते हैं इन इन्फ्लामेशन में। जिसमें कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट सिस्टम आता है विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। कोगुलेशन सिस्टम आपको पता है, फिब्रोनोलाइटिक सिस्टम और काइनिंग सिस्टम आ जाता है। मज़े की बात यह है कि इन चारों सिस्टम को रेगुलेट एक ही फैक्टर करता है जिसको हम हेगामन फैक्टर 12 कहते हैं, जो कि लिवर में से निकलता है। ठीक है, तो हम एक एक को डिटेल में करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देखें, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है तो बड़ा वैसे डिटेल्ड, लेकिन उसके अंदर वो कंपोनेंट्स देखेंगे और उनके फंक्शन देखेंगे जो कि इन्फ्लामेशन में काम कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में से C5a और C3a, ये दोनों कीमोटैक्सिस में हेल्प करते हैं। C4a, C3a और C5a, ये तीनों वेस्कुलर परमिबिलिटी को इंक्रीज़ करवाते हैं और इनको हम एनाफाइलोटॉक्सिन भी कहते हैं। These can be your BCQs। C3b और C4b, ये दोनों ऑक्सीनाइजेशन में हेल्प करवाने में जो है वो आगे होते हैं। इसके अलावा हम कोगुलेशन और फिब्रोनोलाइटिक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, कोगुलेशन आपको पता है किस तरह होती है। जब लिवर में से हेगामन फैक्टर 12 निकलता है, वो एक्टिवेट करवाता है थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन अगेन फिब्रिनोजिन विच इज़ इनएक्टिव फॉर्म, वो एक्टिवेट्स करवाता है इनटू फिब्रिन में, और फिब्रिन आपको पता है कोगुलेशन में हेल्प करती है। इसी तरह फिब्रिनोलाइटिक है, जहाँ पे ज़ाहिर है कोगुलेशन को इनिशिएट करवाने का जो है वो जो फैक्टर है, तो ऑब्वियसली वही फैक्टर उसको कोगुलेशन को कम करवाने में भी हेल्प करता है। आप देखें, अगर कोगुलेशन होती जाए तो क्लॉटिंग की वजह से कितना कुछ हो सकता है। तो ज़ाहिर है उसको रोकने के लिए भी अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। तो फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम भी इसके अंदर हेल्प आउट करता है। फिब्रिनोलाइटिक इज़ सम हाउ सेम, देखें वही हेगामन फैक्टर, क्योंकि ये चारों सिस्टम को वही रेगुलेट करता है, तो वही हेगामन फैक्टर जो कि लिवर में से निकलेगा, और ये एक्टिवेट करता है प्लाज्मिनोजिन को इनटू प्लाज्मिन में, और प्लाज्मिन वर्क करता है अगेंस्ट कोगुलेशन में। और चौथा सिस्टम है काइनेस सिस्टम, जो कि हम थोड़ा बहुत डिस्कस करके आ चुके हैं।
काइनिन सिस्टम देखें वही जो है वो जिसके अंदर मेनली जो इसका प्रोडक्ट है दैट इज़ ब्रेडिकाइनिन, वो अगेंस्ट फीवर पेन की में हेल्प करता है और वेज़ोडाइलेशन भी ये करवाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल मीडिएटर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा और ये दिस विल हेल्प यू इंशाल्लाह इन योर BCQs जब आप इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन गाइस।